एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे कहते हैं कि अगर आप देख लो तो हो सकता है कि आप पजेस हो जाओ, हो सकता है कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाए, हो सकता है कि आप पे एक ऐसा कर्स लग जाए कि आप लाइफ लॉन्ग के लिए बैड लक अपने साथ लेके चलो। ऐसा हो सकता है कि आप मेंटली भी पागल हो जाओ और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दिखने लग जाए। और इस मूवी का नाम मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट इस मूवी का प्लॉट मैं आपको अभी बताती हूँ बिकॉज ये जो मूवी है ना वो एक रियल लाइफ फैमिली पे बेस्ड है। मतलब जेन्युइनली एक ऐसी फैमिली है जिनके साथ सिमिलर केस हुआ है एंड उनमें कोई एक इंसान, फैमिली का कोई एक व्यक्ति मर गया है ड्यू टू दिस चीज़। मतलब अभी वो आपको ऐसे जितना भी ये वीडियो प्रोग्रेस होगी तो समझ आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े वीडियो में, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शो योर सपोर्ट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो अब मूवी पे आते हैं। तो ये मूवी को ना ऐसा बोलते हैं कि, और सिर्फ ये एक या दो लोग नहीं बोल रहे हैं या सिर्फ मैं नहीं बोल रही, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे 10, 20, 100, 120, 150 मतलब बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मैंने ये मूवी देख ली, अब क्या मैं पोजेस्ड हूँ? ये मैंने मूवी देख ली, क्या मेरे पे बैड लक आ गया? मैंने ये मूवी देख ली, क्या अब मेरे साथ नेगेटिव एनर्जीज हैं? क्योंकि ये मूवी ही कुछ ऐसी है। अभी मैं आपको पहले ना इस मूवी का थोड़ा प्लॉट बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, समझते हैं। इस मूवी के अंदर क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनको एक टनल के बारे में पता चलता है एंड इस टनल के बारे में सब लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए यहाँ मत जाना, क्योंकि अगर तुम एक बार यहाँ चले गए सो तुम लाइफ लॉन्ग कर्स्ड हो जाओगे और हो सकता है तुम मर भी जाओ। सो वो लड़का और लड़की को लगता है कि यार ये टनल पे जाके अगर हम वीडियो बनाएंगे सो हमारा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा ब्लो अप कर जाएगा एंड हमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो ये लोग ड्राइव करते हैं और ये ड्राइव करते करते पूरा रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं एंड ये टनल के बाहर पहुँच जाते हैं एंड इनको ना टनल के बाहर जाते ही थोड़ा सा नेगेटिव फील होने लग जाता है कि इनको मतलब थोड़ी वाइब्स ऐसी आ रही हैं और इनको ऐसा सेकंड गेस हो रहा है कि नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी एक व्यूज़ के लालच में ये अंदर चले जाते हैं। पर अंदर जाते ही इनको बहुत वियर्ड फीलिंग आने लग जाती है और इनको बहुत अजीब लगने लग जाता है एंड दे आर वेरी मतलब रिग्रेटफुल आई वुड से, बट फिर भी रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। एट सम पॉइंट के टनल के अंदर जाते जाते हैं दे आर सीइंग सिम्बल्स वगैरह, वियर्ड वॉल, सब कुछ इनको दिख रहा है बट ये रुक नहीं रहे। जो लड़का और लड़की अंदर जाते हैं, एट सम पॉइंट लड़का खुद को ना मतलब बहुत वियर्ड एक्ट करने लग जाता है और खुद को ही मारने सा लग जाता है। उस लड़के की अल्टीमेटली इन द मूवी मौत हो जाती है एंड वो जो लड़की होती है एट दैट पॉइंट जब वो टनल में है उसे पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात पता नहीं चली क्या वो पहले से प्रेग्नेंट थी या वो केव में आने की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी का या कोई कर्स था या कुछ था जिसकी वजह से उसको ऐसे प्रेगनेंसी हो गई या जो भी, ये रिवील नहीं हुआ। बट ये है कि उस लड़की को तब तक नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। जब लड़का मरता है तो वो एक्सपीरियंस, टनल में जाने का एक्सपीरियंस, वो नेगेटिव एनर्जीज, वो वाइब, वो पूरा एनवायरनमेंट लड़की की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरी तरीके से असर करता है। वो लड़की अपने बच्चे को पैदा करके, मतलब अपने बच्चे को पैदा करते हुए भी, उससे पहले भी, मतलब पूरे टाइम पीरियड में इतना डिस्टर्ब हो जाती है, इतना मेंटली इल हो जाती है कि उसको पागल खाने में जाके एडमिट होना पड़ता है। जब वो लड़की पागल खाने में जाती है तो ऑफकोर्स वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती, सो वो अपनी बेटी से दूर रहती है 6 सालों तक। 6 साल बाद काफ़ी उसका इलाज चलता है एंड वो ऐसा सोचती है कि जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ था वो अब उससे दूर जा चुका है, क्योंकि अब 6 साल हो चुके हैं ना। सो शी इज़ लाइक अगर मुझ पर कर्स चढ़ा था, जो वो एट दिस पॉइंट फर्मली बिलीव करती है कि उस पर कोई तो श्राप लग गया था, उस पर कोई तो नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, उस पर कोई तो कर्स हुआ था। 6 सालों बाद वो डिसाइड करती है अब मैं अपनी बेटी के साथ रहूँगी एंड एक फिर से स्टार्ट करूँगी, नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। वो औरत, वो लेडी अपनी बेटी को वापस ले लेती है। जो अपनी बेटी के साथ रहना स्टार्ट करती है तो एक नए घर में चली जाती है। जब वो उस घर में जाती है, उस घर में डे 1 से अजीब चीज़ें होने लग जाती है। जैसे फर्स्ट चीज़ जो सबसे अजीब होती है कि जिस रूम में वो होता है उससे दूसरे रूम में खिड़की टूट जाती है। अब कोई खिड़की टूट रही है, ग्लास शैटर हो रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा, या तो किसी ने कुछ मारा या तो क्रैक था, कुछ तो होगा। पर उस पूरे रूम में, उस पूरी खिड़की में कोई दिक्कत नहीं होती।
जब वो खिड़की टूटती आवाज़ आती है तो ये लेडी उस रूम में जाती है देखने, तो वहाँ पे सिर्फ एक स्पाइडर होता है जो टूटी हुई खिड़की के पास होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक स्पाइडर के बाहर से अंदर आने में या सिर्फ खिड़की पे चलने से एक खिड़की, एक कांच का ग्लास टूट जाए। ये वियर्ड है, बट फिर भी वो लड़की ज़्यादा नहीं सोचती। शी इज़ लाइक ठीक है व्हाटएवर, हो गया होगा। अगले दिन ये ज़्यादा ना सोच के सो जाती है। अगले दिन क्या होता है कि जब ये उठती है, इसकी बेटी ना बार बार आँख मल रही है, थोड़ा इन्फेक्शियस उसे फील हो रहा है। तो ये देखती है कि इसकी बेटी की आँख में जैसे ब्लड वेसल्स थोड़े से बन जाते हैं, आँखों में कभी रेड रेड दिखने लग जाता है। उसकी बेटी की आँख में एक ऐसा फिगर बन रहा है जो एग्जैक्टली उसी स्पाइडर जैसा लग रहा है जो इसने कल देखा था। एंड शी गेट्स रियली शॉक्ड कि ये कैसे है। एंड शी इज़ द पर्सन जिसने ऑलरेडी वो टनल का जो भी एक्सपीरियंस ले रखा था। तो इट्स नॉट कि वो यकीन नहीं करती पैरानॉर्मल चीज़ों में या कुछ, या उसे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। शी बिलीव्स इन दैट स्टफ, पर उसको तो लग रहा था छोड़ आइए ना, तो खुद को कन्विंस करती कि नहीं नहीं नहीं, मे बी दिस मे बी दैट वगैरह वगैरह। उसी रात को वो सोने की कोशिश करती है एंड उसकी बेटी के रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आने लग जाती है। एंड जब अपने बेटी के रूम में चेक करने जाती है, उसकी बेटी जो माइंड यू 6 साल की है, तो उसके दूध के दांत टूट रहे हैं, उसके न्यू टीथ आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो मतलब फिजिकली ग्रो कर रही है। उसकी बेटी के मुंह में जितने दांत अभी शाम तक थे उससे into 3 times बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। उसके चीक्स के पास, उसके मतलब पूरे दाढ़ वगैरह में, गम्स में, हर जगह दांत 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 आ रहे हैं। एंड इट्स वेरी हॉरिफिक टू सी। एंड वो यकीन कर लेती है एट दिस पॉइंट कि जो भी कर्स उस लेडी पे लगा था वो ट्रांसफ़र होकर उसकी बेटी पे आ गया है। बीइंग अ मदर, उसके मन में सिर्फ एक इंस्टिंक्ट होता है, एक गोल होता है, मुझे मेरी बेटी को बचाना है। एंड शी नोज़ कि उसकी बेटी पे वो कर्स लग गया है। सो इन हर माइंड वो कर्स तोड़ने के लिए मे बी उसे वहीं जाना पड़ेगा। सो द मूवी गोज अराउंड दैट कि वो कैसे अपनी बेटी को बचाना चाहती है। एट सम पॉइंट वो ऑडियंस से लिटरली भीख मांगने लग जाती है। ऑडियंस से मतलब एज इन कैमरा के सामने शी एक्नॉलेजेस एज अ कैरेक्टर इन अ मूवी। वो ऐसा मतलब दिखा रही है कि उसको पता है कि सामने कोई है जो उसको देख रहा है। वो भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज़ जो ये मैं मंत्र बोल रही हूँ आप उसे मेरे साथ चैंट करो, एंड यही इकलौता तरीका है मेरी बच्ची को बचाने का। आई डोंट नो कि इसका क्या साइकोलॉजिकल रीजनिंग है, या आई डोंट नो ये सिर्फ मूवी एंथुजियास्ट का तरीका है एक एक्सपीरियंस लेने का। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट जो भी ऑडियंस, जो भी इंसान इसे देखता है, वो एक्चुअल में वो मंत्र उस लेडी के साथ बोलने लग जाता है। बिकॉज वो इतना ज़्यादा प्लीड करती है, इतना ज़्यादा कन्विंस करती है, इतना ज़्यादा वो मतलब एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि वो देखने वाला करने लग जाता है। एंड वो मूवी के मंत्र को चैंट कर रहा है। एंड वो जैसे जैसे चैंट कर रहा है, यू कैन सी कि उस औरत के फेस पे विजिबल चेंजेस आ रहे हैं। सो ये जो है एक थीसिस, एक बेस की जो भी इस मूवी को देखते हैं वो कर्स हो जाता है, वो इसी से बाहर आया है कि जब तुम वो मंत्र को सुनते हो और उसे चैंट करते हो तो वो जो भी कर्स उसकी बेटी पे होता है वो इवेंचुअली तुम पे धीरे धीरे आ जाता है और उसकी बेटी से कम हो जाता है। एंड सो तुम्हें बैड लक मिल जाता है और उसकी बेटी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। सो जितने भी लोग, चाहे किसी ने फ़ोन पे देखा हो, लैपटॉप में देखा हो, थिएटर में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो, जब भी ये चैंट करते हैं वो एक्चुअल में फील करते हैं कि उनके साथ नेगेटिव उन्हें फील हो रहा है, उनकी वाइब चेंज हो गई है, उनको बैड लक हो रहा है, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है उनके सारे काम बिगड़ रहे हैं, उनको मतलब थकावट महसूस हो रही है, बॉडी में वो फील हो रहा है। ये जो मूवी है ये एक रियल केस पे बेस्ड है। आई एम नॉट सेइंग कि जो रियल केस है वो सिर्फ आपका मतलब मान लो सिर्फ मेंटल रिलेटेड एक वहम हो गया या बिलीफ हो गया उस पर, क्योंकि जो रियल केस है वो मूवी से into 100 बुरा और डरावना है। उनका जो केस का ये जो टाइम पीरियड था वो इतना ज़्यादा बुरा गया है कि सच में लोग बिलीव करते हैं कि वो लोग पजेस्ट थे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। पहले मैं आपको रियल लाइफ केस का बेस बताती हूँ। एक फैमिली होती है जिसके अंदर एक मॉम, डैड, 3 बेटे और एक बेटा होता है। ये फैमिली काफ़ी अच्छी लविंग फैमिली है, बट सब ना अलग अलग रहते हैं। जैसे मॉम डैड तो साथ रहते ही हैं, तीनों बेटियां अपने पढ़ाई के लिए, काम के लिए अलग रहते हैं, बेटा इनके साथ रहता है। एक बेटी नर्स है, दूसरी बेटी कॉलेज में अच्छा कर रही है, बेटा भी अच्छे मार्क्स ला रहा है, तीसरी बेटी भी अच्छा कर रही है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, पेरेंट्स भी खुश है, सब कुछ है। एक दिन क्या होता है, जो फैमिली के हेड होते हैं यानी जो डैड है इस ग्रुप में, फैमिली में, वो अपने नेबर के यहाँ जाते हैं और गेट नॉक करते हैं। तो नेबर ना पीप होल से देखता है कि कौन है वगैरह। नेबर को
दिखाई देता है कि ये तो उनके मतलब पड़ोसी हैं और ये तो मतलब ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सोच होते हैं तो रात हो रही है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये जो नेबर है बाय द वे बहुत ओल्ड आदमी है। सो ये देखते हैं यार ये यहाँ क्या कर रहे हैं। सो वो नेबर पूछता उससे पहले ही जो डैड होते हैं वो बोलते हैं घर जाके देखो। एंड जो नेबर डर जाता है, वो गेट खोलता है, पर जब वो गेट खोलता है वो आदमी होता ही नहीं है वहाँ पे। बिकॉज ये भी काफ़ी ओल्ड होते हैं तो इनको भी मतलब टाइम लग जाता है घर जाके देखने में। पर जब ये घर जाके देखते हैं तो उस फैमिली की जो सबसे बड़ी बेटी होती है, उनका नाम हम अभी के लिए नाम ना करके उन्हें एक्स बुला लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो जो एक्स होती है वो अपने घर पे मरी हुई मिलती है। एंड कैसे कि घर के बाहर ही जब वो नेबर पहुंचता है तो वो देखते हैं कि बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। और जब वो गेट खोलते हैं, गेट खुला भी होता है, गेट बंद भी नहीं है। जब वो गेट खोलते हैं तो उसको दिखता है हर जगह पे, दीवारों पे, टेबल पे, प्लेट्स पे उस लड़की के शरीर पे फीसीज है। फीसीज मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा। हर जगह पे फीसीज लगी हुई है, हर जगह पे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मच्छर मक्खी सब घूम रहे हैं और वो लड़की बेहोश पड़ी है। तो वो नेबर फटाफट वापस आते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब तक आती है तो पता चलता है कि वो लड़की तो 2 दिन पहले ही मर चुकी है। जब उस लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है तो पता चलता है कि वो लड़की कुछ खा पी नहीं रही थी, उसके पेट में भी फीसीज मिलती है जो उसने कंज्यूम करी होती है। उसके शरीर पे हर जगह फीसीज लगी होती है, उसके मतलब नॉस्ट्रिल्स के अंदर भी फीसीज मिलती है, उसके कानों के अंदर उसके इट्स वेरी डिस्गस्टिंग जो उसकी बॉडी जिस हालत में मिलती है। जब वो लड़की का ऑटोप्सी होता है तो पता चलता है कि उसके पूरे बॉडी पे ना अलग अलग जगहों पे घाव है, चोट है, जलने के निशान है। बहुत वियर्ड तरीके से उसे टॉर्चर करा गया ऐसा दिखता है। अब सवाल आता है लड़की के साथ ये किसने करा? फैमिली ने, क्योंकि नेबर को किसने बताया? पिता ने। तो मतलब माँ बाप को पता था। तो अब माँ बाप और 5 लोग कहाँ गए? 2 बहनें, 1 भाई और माँ और बाप कहाँ गए? लोगों का सवाल ये है कि अब इन लोगों को ढूंढना है कि एक लड़की तो मरी हुई मिली है। सो सबका शक ऑफ कोर्स बाकी फैमिली मेम्बर्स पे होता है। नहीं मिलते। कुछ टाइम बाद फैमिली मिल जाती है। अब जब तक ये फैमिली मिल रही है ना, लोग इनके घर को इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई साहब इतना बुरी हालत में कोई अपना घर क्यों रखेगा, और वो भी एक ऑर्डिनरी फैमिली। जांच पड़ताल होती है, नेबर्स से पूछा जाता है तो नेबर्स कहते हैं कि ये तो नॉर्मली थे, बस 1-2 महीने से हो रहा है कि इनके घर से बस शोर शराबा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम शोर शराबे से डिस्टर्ब्ड है, बस ऐसा है कि इनके घर से जो शोर शराबा आता है उससे हमें डर लगता है, क्योंकि गोंग बज रहे हैं, कभी बेल बज रही है, कभी चीखने की आवाज़ आ रही है, कभी हंसने की आवाज़ आ रही है, तो हम डर जा रहे हैं क्योंकि ये तो अभी तक नॉर्मल लुकिंग फैमिली थी। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और ये सब, तो उनको ना इन्वेस्टिगेशन में पूरे घर में ना अलग अलग चीज़ें मिलती है, जैसे कि ब्लैक मैजिक भी नहीं बोलूँगी मैं, बट ऐसा प्रेयर रिलेटेड चीज़ें कि जो उनके कल्चर के डीटीज़ थे वो डिफरेंट कल्चर के डीटीज़, गॉड्स वगैरह, हर चीज़ की पिक्चर, स्टैचू, सब कुछ मिलता है। इंसेंस वगैरह बहुत चीज़ें मिलती है। एंड मतलब इतना सब कुछ मिलता है कि जो पुलिस होती है वो ऑफ कोर्स इसको एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट नहीं करती, क्योंकि जितने भी नेबर्स होते हैं वो भी इतनी वियर्ड बातें कर रहे होते हैं कि इनके घर से आवाज़ें आती है, वियर्ड नॉइजेस आती है, और ये 1-2 महीने से काफ़ी स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हैं। सो इसको एक स्पेशल केस की तरह लिया जाता है जहाँ पे मोर और लेस इसको सुपरस्टिशन एंड कर्स और विचक्राफ्ट, वाइट विचेस से रिलेट करा जाता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी एक बेटी तो इनकी घर पे मिली जिसकी लाश मिली थी, एंड बाकी के घर के मेंबर्स सब मतलब अभी भी लापता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सो मूविंग ऑन, कुछ दिनों तक सर्च चलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब कोई ढूंढ रहे हैं, कहीं पे भी किसी का भी नामो निशान नहीं मिल रहा। बट फिर जब एकदम पुलिस समझ नहीं पा रही थी कहाँ मिलना है, वो पूरी फैमिली मिल गई। अब ये जो फैमिली मिली, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मॉम, डैड, 3 बेटे और 1 बेटे थे। एक बेटी जो सबसे बड़ी थी 3 बेटे में, उनकी तो डेथ हो गई। बाकी सब जो मिली तो सबको एक्सपेक्टेशन थी कि ये लोगों ने उस बेटी को मारना चाहते थे, या इन लोगों ने उस बेटी को मारा है, जिसकी वजह से ये लोग तो ठीक होंगे, ये तो मतलब भाग रहे हैं, इनकी तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब ठीक होनी चाहिए। और वो बेटी मर गई, उसके साथ सब बुरा हुआ। पर जब ये लोग मिले तो सबका एकदम दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इनकी हालत भी वैसे ही थी। इन सबके शरीर पे, नो मैटर देयर एज, जेंडर, सबके शरीर पे सेम मार्क्स थे, जिससे पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर भी टॉर्चर हुआ है। और इनके भी बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर
ये भी स्टार्व्ड होते हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया होता और ये भी फीसिस को ही कंज्यूम कर रहे होते। तो पुलिस का, इन्वेस्टिगेटर्स का, सबका मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता। सब इतने ज़्यादा हैरान होते हैं कि इनकी बेटी के साथ भी अजीब चीज़ें हो रही थी, इनके साथ भी अजीब चीज़ें हो रही थी, तो कर कौन रहा है, मतलब स्टोरी क्या है। कुछ महीनों पहले ये कहानी स्टार्ट होती है जब ये फैमिली का नाम वू फैमिली था, मतलब हम इन्हें सरनेम से एड्रेस करेंगे। तो वू फैमिली, अभी क्या होता है कि वू फैमिली की जो सबसे छोटी बेटी थी, 3 में से सबसे छोटी, सबसे बड़ी को हम X, सेकंड वाली को Y और थर्ड वाली को Z बोलेंगे, ठीक है। तो जो Z थी वो अपने घर आती हैं और वो बोर्डिंग स्कूल से घर आती हैं एंड शी इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो बहुत पंक्चुअल होती है। वो टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती है, सब कुछ ठीक कर रही है, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, शी इज़ ओके, वेरी चिल। एक दिन क्या होता है, जब ये घर आती है पहले दिन से ही Z को नाइटमेयर्स आने लगते हैं। अब जब इनको नाइटमेयर्स आते हैं पहले ही दिन, तो सोचती है कि यार शायद मे बी ऐसा आ जाता है कभी कभी, पर जब तक वो उस घर में होती है उसे हर रोज़ नाइटमेयर आ रहा होता है और हर रोज़ सेम ही नाइटमेयर आ रहा होता है, सेम ही सपना आ रहा होता है, जिससे वो डर के उठती है। और जब वो डर के उठती है तो वो उसकी पूरी बॉडी पसीने में होती है, वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है, वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, पूरे रूम में अगर गर्मी भी हो उसे ठंड लग रही है, मतलब बहुत एकदम फिल्मी सीन हो रहा होता है। जब वो फैमिली में पेरेंट्स पूछते हैं जी से कि तुमको क्या नाइटमेयर आ रहा है, तो जी बताते हैं कि उन्हें थर्ड प्रिंस का नाइटमेयर आ रहा होता है। अगर हम थर्ड प्रिंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो माइथोलॉजी में थर्ड प्रिंस एक ऐसे डीटी हैं जिनको प्रोटेक्शन के लिए माना जाता है कि ये ना फैमिली को और लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनकी जो बैक की स्टोरी है वो भी थोड़ी ऐसी है कि जिनकी मॉम थी वो 3 साल से भी ज़्यादा से थर्ड प्रिंस उनके पेट में थे एंड वो ना अपने इस इतने लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी से बहुत नाखुश थी सॉर्ट ऑफ। एंड जब वो निकले भी तो वो एक फ्लैश की तरह निकले एंड उनके डैड ने उन्हें मारने की कोशिश करी क्योंकि वो एक डीमन थे, बट वो डीमन नहीं, एक डीटी बन के निकलते हैं एंड वो लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं। एंड सो ये पूरा एक माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड है थर्ड प्रिंस के ऊपर। सो ये जी को थर्ड प्रिंस का सपना आ रहा होता है और कहते हैं कि जब भी आपको थर्ड प्रिंस का सपना आता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके फैमिली में या आपके आसपास किसी की जान खतरे में या किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सो पूरी फैमिली डर जाती है कि एक दिन नाइटमेयर आता समझ आता, 2 दिन 3 दिन, बट ये लगातार नाइटमेयर क्यों आ रहे हैं, लगातार ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबको लगता है शायद किसी के साथ बुरा होने वाला है। एक दिन फैमिली परेशान होकर क्या सोचती है कि हमको ना अपनी बेटी जी को एक टेंपल में भेज देना चाहिए सो दैट उनका जो भी ये चल रहा है नाइटमेयर आना या सोल के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज फैमिली को लगता है शायद सोल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, शायद नाइटमेयर आ रहे हैं तो मे बी जो जी है उसकी सोल उसकी बॉडी से ऊपर ट्रैवल कर चुकी है, वापस नहीं आ पा रही है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम इसे टेंपल भेजते हैं। तो फैमिली उसे टेंपल भेज देती है और कुछ दिन तक वो वहीं रहती है एंड जब वो वापस आती है सब कुछ ठीक होता है, बट फिर दोबारा वही सपने आने लग जाते हैं, वही नाइटमेयर आने लग जाते हैं। एंड इस बार बहुत स्पेसिफिक नाइटमेयर आता है कि जो उनकी बड़ी बहन होती है एक्स, जो 3 बेटियों में से सबसे एल्डेस्ट होती है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। अब ये नाइटमेयर के बारे में सुन के जो वो पेरेंट्स हैं वहाँ पे जो मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि उनकी बड़ी बेटी को कुछ होने वाला है एंड सो वो अपनी बड़ी बेटी के पास चली जाती है जो वहाँ पे रहती भी नहीं है, बाय द वे वो 4 घंटे दूर रहती है। वो रातों रात पहले तो उसे कॉल करती है और जब वो कॉल पे कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ कुछ भी नहीं हुआ, तो वो रातों रात 4 घंटे ड्राइव करके वहाँ उन्हें जाती है वापस अपनी बड़ी बेटी को घर लाने। जब वो बड़ी बेटी को घर लाती है और सब बताते हैं तो सबको लगता है क्या कि मतलब ये जो है बड़ी बेटी अभी भी डेंजर में है, तो हमें ना अपने घर में चीज़ों को ठीक करना चाहिए। या कुछ लोग फैंग में मानते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी में मानते हैं, सबके अलग अलग बिलीव्स होते हैं। तो जो ये वो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ना हर डीटी को मानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर थर्ड प्रिंस की भी उनके घर में फ़ोटो या स्टैचू होगा तो किसी और डीटी का भी होगा, फिर किसी और का भी होगा। उन्होंने हर तरह के कर्स कर रखे हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह की फ़ोटो लगाती है, इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे आई मीन। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है और जब वो बेटी को घर ले आते हैं तो जैसे ही बड़ी बेटी इनके घर आ जाती है सबको लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि अगर इसको कोई खतरा था भी तो हम तो घर पे ले आए। जब वो फर्स्ट बेटी घर आती है जो सबसे एल्डेस्ट डॉटर होती है वो घर पे आती है तो उसको भी नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं और उसको नाइटमेयर्स आते हैं कि उसके साथ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे उसको कोई फिजिकली उसको कुछ हार्म करेगा, उसके साथ गलत करेगा, उसका फ़ायदा उठाएगा
एंड वो ये नाइट में जब उसे आता है वो भी पसीने में तर होती है, उसे भी ठंड लग रही होती है और वो ना अपने आप को मार रही होती है पैरों की तरफ। तो अब फैमिली को क्या लगता है कि हमारे ना घर पे ही कुछ हुआ है, हम क्या करते हैं, हम पहली बेटी को भी वहीं भेज देते हैं जहाँ हमने तीसरी को भेजा था। तो एक्स को भी उसी टेम्पल में भेज दिया जाता है जिसमें जी को भेजा जाता है। जब वो भी उस टेम्पल में जाती है, वो भी अपने बहन की तरह जो भी उसके साथ प्रोसेस हुआ था सब कुछ फॉलो करती है, खुद की बॉडी को क्लेंस करती है और सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है। वो घर वापस आती है, सब ठीक होता है। बट अब क्या होता है ना कि फैमिली सोचती है कि हम उसके घर आने से पहले कुछ ऐसा भी करा लेते, किसी मतलब किसी पर्सन को लाके दिखा देते कि हमारे घर में ही कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। घर में ना वो जो थर्ड प्रिंस होते हैं उनका स्टैचू रखा था, बट इन्होंने रिसेंटली वो स्टैचू हटाया था जगह से। तो जो भी वो पर्सन घर पे आता है वो कहता है कि तुमने ही हटाया था ना, इस वजह से ये सब हो रहा है। वो थर्ड प्रिंस के स्टैचू को वापस ठीक जगह पे रख दिया जाता है एंड फिर भी ये सब होना बंद नहीं होता। तो जब ये सब फैमिली में हो ही रहा होता है, जो एल्डर सिस्टर होती है ना उसकी जो थोड़ा तबीयत वबीयत होती है ना, मतलब उसका मेंटल स्टेट थोड़ा बिगड़ने लग जाता है। जब वो टेंपल से भी आती है कुछ दिन ठीक रहता है, बट फिर क्या होता है कि वो खुद को मारने लग जाती है एंड खुद को नोचने लग जाती है, चीखने चिल्लाने, कुछ भी एब्यूज़ करने, मतलब बहुत अजीब हरकतें करने लग जाती है। उसको क्या लगता है कि वो गॉडेस ऑफ मर्सी से पजेस्ड हो गई होती है, यानी जो गॉडेस ऑफ मर्सी होती हैं वो उनकी उस लड़की की बॉडी में आ जाती है जो कि एक्स होती है, जो कि सबसे बड़ी बेटी होती है उन तीनों में से। तो उसको ऐसा लगता है। एंड कुछ ट्रेडिशन में ना, कुछ में क्या कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि अगर हमें लगता है कि ये स्पेसिफिक इंसान के अंदर अगर ये स्पिरिट ट्रैवल कर रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तो उसमें एक सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो उसको कुछ भी अगर आप हार्म करोगे तो नहीं महसूस होगा या उतना दर्द नहीं होगा या एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा रिएक्शन नहीं होगा। सो जब वो अपने साथ ऐसा इनह्यूमेन करती थी, खुद को मारती पीटती थी और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और वो थोड़े टाइम बाद नॉर्मल लगती थी, उससे दर्द नहीं होता था, तो लोगों को लगता था मे बी शी इज़ पजेस्ड। बट क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो इतना डिमोनिक था और जो गॉडेस ऑफ मर्सी ऑफ कोर्स उनके नाम से ही पता चल रहा है कि शी इज़ सच अ प्योर गॉडेस, कि वो सबके लिए अच्छा ही चाहती हैं। और वो मतलब थोड़ा बहुत अगर माइथोलॉजी में जाया जाए तो यही है कि वो दिन रात सिर्फ यही काम करती है कि सारे ह्यूमंस की लाइफ अच्छी हो और मतलब उनको माफ़ी मिले, उनका लाइफ में अच्छा हो, वो एक अच्छे पाथ पे जाए वगैरह। एंड सो बट ये नाम लेके वो जो डेमोनिक हरकतें करती है, उसकी आँखों में जो एक चमक होती है, उसकी जो आँखें लग रही होती है, वो सब देख के वो फैमिली को यकीन नहीं होता कि गॉडेस ऑफ मर्सी ने इन्हें पोजेस करा है उनकी बेटी को, उन्हें लगता है कोई और है। सो ऐसे करते करते ना जब ये चीज़ होती है धीरे धीरे फैमिली सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से एस्केलेट हो जाती है। पहले तो उनकी बड़ी बेटी खुद को पोजेस्ड मानती है, फिर उनकी छोटी बेटी खुद को पोजेस्ड मानती है, फिर उनकी तीसरी बेटी जो सबसे छोटी होती है वो खुद को पोजेस्ड मानती है, फिर उनका जो पिता होता है वो खुद को पोजेस्ड मानता है और फिर जो उनकी मदर होती है वो भी खुद को पोजेस्ड मानती है। मतलब एक ही दिन में ऐसा होता है कि सब खड़े हो रहे हैं और एक एक करके अनाउंस करें कि उनमें किसी गॉड या गॉडेस की आत्मा आ रखी है या गॉड या गॉडेस का एक वो एक वेसल बन चुके हैं उनके लिए कि वो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें। इट्स नॉट कि मैं किसी भी रिलीजन या ट्रेडिशन या किसी भी गॉड या गॉडेस के बारे में कुछ बोल रही हूँ, आई एम जस्ट नरेटिंग द स्टोरी, सो प्लीज़ टेक इट एज इज। ये किसी भी उसके लिए नहीं है, ये बस मैं आपको एक नरेट कर रही हूँ कि उनके साथ उस वक्त क्या हो रहा था। एंड मैं इसी रीज़न से ज़्यादा नेम्स भी नहीं ले रही कि किन किन डीटीज़ के उन्होंने नेम्स लिए थे, जस्ट सो दैट किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। सो ऐसे करते करते वो फैमिली अलग अलग गॉड और गॉडेसेस के नाम लेती है कि आई एम दिस गॉड, आई एम दैट गॉड, और अब मैं ये भला करूँगी वो भला करूँगी, और सब एक साथ अपना माइंड लूज़ कर देते हैं। और यहाँ पे जो उनका बेटा होता है जो सबसे छोटा होता है वो थोड़े टाइम तक के लिए नॉर्मल होता है और वो इनको देखता है। वो सबसे लास्ट वन होता है जिसकी एकदम मेंटल स्टेट ऐसे क्लिक करती है और वो खुद को कोई गॉड क्लेम करता है। तो इन सबको देख रहा होता है और वो बोलता है कि वेट, ये तुम सब क्या कर रहे हो, और फिर वो खुद भी क्लेम कर देता है आई एम ऑल्सो अ गॉड, और वो अपने लिए एक नाम बता देता है कि वो क्या है। अब वो फैमिली जो सुपरस्टिशियस होते हैं और वो हर चीज़ पे बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि यार एक ही परिवार में सारे के सारे लोगों पे गॉड और गॉडेसेस तो आए नहीं होंगे, तो इनमें से एक डीमन है। सबको सब पे शक है कि हम में से कोई एक डीमन है, कोई किसी को बता नहीं रहा। तो मतलब आप समझो एक खुद में ही गेम चला रहे हैं लोग कि हम में से कोई एक पोजेस्ड है और एक डीमन से पोजेस्ड है और हम बाकियों को नहीं बता रहे। अब वो ये प्रूफ करने के लिए कि वो गॉड हैं, वो गॉडेस हैं, या उनके अंदर वो जो भी अब ये एंटिटी ट्रैवल करी है, वो जिस भी एंटिटी या गॉडेस के लिए एक वेसल बने हैं कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ, वो प्योर है। वो एक दूसरे के ऊपर मतलब अत्याचार सा करने लग जाते हैं, बहुत ब्रूटल चीज़ें करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको फीसिस वाली बात बताई थी, तो इसके पीछे की उनकी रीजनिंग ये थी, वो फैमिली की रीजनिंग ये थी कि मान लो अगर कोई डीमन है जो छुपा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स उसको भी या किसी को भी जो मतलब हायर पावर है
गंदगी तो किसी को भी नहीं पसंद, राइट? तो अगर वो बहुत ज़्यादा फिल्थी रहेंगे तो वो जो भी डीमन है खुद को मतलब आउट कर देगा, बता देगा कि हाँ मैं डीमन हूँ, या उसके लक्षणों से पता चल जाएगा, या उसके एक्ट से, या उसके एक्शन से पता चल जाएगा। सो वो फैमिली वाले पहले तो बहुत ज़्यादा पहले के उनके स्टेप्स ये होते हैं कि अपने घर में पूरे वो टैलिस्मन्स वगैरह डाल देते हैं। टैलिस्मन्स आई गेस मैं शायद प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, एंड इफ नॉट आई एम सॉरी। तो टैलिस्मन्स में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे हम जैसे पूजा पाठ ये सब में बिलीव करते हैं, वहाँ पे भी होता है। एंड वहाँ पे होता है कि अगर आप पे कोई कर्स चढ़ गया, अगर आप कोई भी ऐसा लिखते हो उस पर कुछ एक स्पेसिफिक चैंट, तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी रहती है और नेगेटिव एनर्जीज दूर रहती है। हर टैलिस्मन में हर अलग चैंट होता है और हर चीज एक अलग एक अलग पर्पस को सर्व करती है। सो वो फैमिली पहले तो अपने घर पे बहुत ज्यादा टैलिस्मन्स ले आती है। उसके बाद वो घर पे कैंडल्स और बाकी की जो मैंने आपको बोली थी ना विच क्राफ्ट जैसी चीज़ें, बट नॉट इन अ बैड वे, बट अच्छे वे में, वो सब खरीद के ले आती है। हर जगह पे वो लगा देती है, सो दैट अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो भी तो चली जाए, बट कुछ भी नहीं होता। एंड फिर इन लोगों को लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो रहा। जो भी इन 6 लोगों में से डीमन है वो पता ही नहीं लगने दे रहा वो डीमन है, चाहे हम कितना भी पॉजिटिव लें। तो सबको लगता है कि हम ना पूरे घर को अनलिवेबल बना देते हैं और बहुत डर्टी बना देते हैं, सो दैट जो भी डीमन होगा वो खुद की पहचान को रिवील करके चला जाएगा। सो ये लोग पहले तो घर की दीवारों पे फीसीज लगाते हैं, फिर ये प्लेट्स वगैरह में फीसीज लगाते हैं और पूरे घर को इंसेक्ट से इन्फेस्ट कर देते हैं। इतना गंदगी कर देते हैं कि हर जगह कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, फ्लाई सब कुछ आ जाती है। जब तब भी काम नहीं करता तो इन लोगों को लगता है अच्छा सो मे बी ये ना हमारे को अंदर से क्लीन करना पड़ेगा। अब अंदर से कैसे उसको भगाएं, अंदर से क्या करें? पहले तो स्टार्व करते हैं खुद को, मतलब भूखे रहते हैं 2-2 3 दिन कोई कुछ नहीं खाएगा। एंड जब उससे भी काम नहीं बनता तो इनको लगता है कि इन्हें अपने अंदर से वो निकालने के लिए खुद को अंदर से डर्टी करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने अपने घर को डर्टी करा था। तो ये अपने पूरे बॉडी पे फीसीज लगा लेते हैं और खुद फीसीज खा लेते हैं, सिर्फ इस रीजनिंग से कि अगर ये ऐसा करेंगे तो मे बी वो जो भी डीमन होगा जो इन 6 में से किसी एक में छुपा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। बट इट डज नॉट हैपन। तो ये एक दूसरे को पीटने भी लग जाते हैं टर्न बाय टर्न। तो जैसे मान लो पहले किसी एक फैमिली मेंबर को पकड़ा, 5 लोग उसे मार रहे हैं, फिर दूसरे को पकड़ा, 5 लोग उसे मार रहे हैं। और इस जो पूरा प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो मतलब बच्चे माँ बाप को भी मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को भी मार रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो माइंड बेंडिंग, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। एंड कोई फैमिली ऐसे कैसे कर सकती है? अब कुछ लोगों की अगर आप रीजनिंग मानो कि कोई फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है, तो ये एक मेंटल कंडीशन है। ऑफकोर्स ये एक मेंटल कंडीशन है जिसे आप शेयर्ड साइकोसिस भी कह सकते हो। ऐसे ही कुछ केस, नॉट इतना एक्सट्रीम, हमने दिल्ली में भी देखा था बुराड़ी फैमिली का, जिसके अंदर उनको भी शेयर्ड साइकोसिस था। उन्हें लगता था कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट हैं, उनके जो दादाजी हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, मतलब जो ऑफकोर्स पेरेंट्स के पापा और बच्चों के दादाजी उनसे बात कर रहे हैं। और फिर सबने एक रिचुअल करा उन्हें लाने के लिए वापस यहाँ, ये सब। एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं थे ये क्या कर रहे हैं, ये थे अवेयर। मतलब ऑफकोर्स कोई मेंटल इलनेस थी तो उस लेवल पे कॉन्शियस नहीं थे, बट इनके एक्शंस पता थे कि हम ये कर रहे हैं। उसी प्रोसीजर में जो एक दूसरे को मारने का, पीटने का, जलाने का, एक दूसरे के साथ इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट करने का होता है, उसमें उनकी बड़ी बेटी मर गई। सो इट्स नॉट कि उन्होंने जान के मार दिया, इट इज़ कि एक प्रोसीजर पूरी फैमिली फॉलो कर रही थी, उसमें वो बेटी मर गई, उनकी सबसे बड़ी बेटी। अब यहीं पे ना अलग अलग तरीके के थ्योरीज निकल के आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको अपनी बड़ी बेटी को मारना था तो उन्होंने मार दिया, जिस भी रीजन से मारना था, वो कोई रीजन अभी बाहर नहीं निकला, पर उनको उन्हें बेटी को मारना था तो उन्होंने मार दिया और खुद जेल से बचने के लिए ऐसा एक्ट करा और सारा फैमिली मेंबर इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा केस है कि ये शेयर्ड साइकोसिस का केस है कि एक बेटी से स्टार्ट हुआ और फिर ट्रैवल करते करते सारी बेटियों में, पेरेंट्स में, बच्चे में, सब में चला गया और सबने अपनी मेंटल रियलिटी खो दी और एक मेंटल इलनेस उनको हो गई। तीसरा केस जिस पे ये मूवी इंस्पायर थी, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी, वो ये था कि सच में ये इन लोगों को किसी डीमन ने पोजेस करा है। और उसके 3-4 रीजन है। पहला रीजन, इन्होंने अपने घर में ना बहुत सारे डीटीज की फोटो, स्टैचूज रख रखे थे। तो बहुत सारे डीटीज एक दूसरे के साथ घर में उनकी एनर्जीज लड़ रही थी कि कौन सी किसको ओवर पावर करेगी। सो इसके पीछे ये भी था कि एट सम पॉइंट जब वो फैमिली में इतना हो रहा था तो उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को 5 फिंगर माउंटेन्स पे भेज दिया था, विच इज सेड टू बी एक ऐसी जगह जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा, नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है। और आपको वहाँ पे गलत लोगों से अगर आपका पाला पड़ गया तो आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो जो ये रीजनिंग थी वो ये थी कि शायद वो 5 फिंगर माउंटेन्स पे गए एंड उनका किसी गलत इंसान से पाला पड़ गया एंड दैट इज़ वाई वो सच में पोजेस हो गए।
एक ये भी थ्योरी निकल के आई थी कि ये लोग इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे कि इन्होंने खुद ही खुद को सुपरस्टिशन में डाल डाल के खुद को पागल कर दिया कि अगर हम ये करेंगे ये होगा, ये करेंगे ये होगा, और वो हो ही गया जिससे ये डरते थे। मतलब बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज निकल के आती है, और इसी केस से मूवी इंस्पायर होके बनती है इनकांटेशन, जहाँ पे मैंने आपको स्टोरी का प्लॉट बताया था कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए, जिस पे वो बिलीव करती है, जैसे 3 फिंगर माउंटेन्स पे 3 सिस्टर गई थी, वो एक टनल में गई थी, तो उसको लगता है कि बेटी कर्स हो गई है, तो अब आप उसके साथ ये चैंट करोगे तो उसकी बेटी बच जाएगी। वैसे ही वो फैमिली के साथ होता है कि मे बी वो शायद उस जगह पे चले गए हो तो नहीं जाना, तो वो गलत लोगों से मिल जाते हैं बेटी और अपने साथ कुछ ले आती है। अगर मुझे मूवी में और ये रियल लाइफ केस में कंपेयर करना हो कि कौन सा ज़्यादा बुरा है, तो आई वुड से रियल लाइफ केस, क्योंकि इसके अंदर एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। एंड इट इज़ सो ट्रैजिक टू थिंक कि उनको लगता है कि उनके किसी घर के सदस्य में एक डीमन है, एंड वो सबके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इतना बुरा कर रहे हैं, खुद की बॉडीज़ के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, खुद को भूखा रख रहे हैं, खुद फीसीज खा रहे हैं। दिस इज़ सो क्रूअल टू थिंक, एंड मतलब मेरे को तो इट्स वेरी हॉरिफाइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो ये मूवी का एक रूमर है, या रूमर भी नहीं, आई वुड से ये जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि अगर आपने इस मूवी को देखा तो आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना स्ट्रांगली इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। वो जो फैमिली के साथ बुरा हुआ, इतनी सारी थ्योरीज में आई थिंक जो बेस्ट है कि उनके साथ क्यों बुरा हुआ है, इसकी वो इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, तो वो मानते गए तो उनके साथ होता गया। तो आई वुड से कि अगर आप भी मानते जाओगे तो आपके साथ भी होता जाएगा, इसलिए डोंट बी सुपरस्टिशियस। ये एक सीख होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ डर के कि हाँ हमने देख लिया तो हमारे पास भी कर्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ऐसी मूवीज़ ना देखो जो आपके माइंड पे लास्टिंग इफेक्ट कर सकती हैं या आपको डरा सकती हैं टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत जंप स्केयर है और थोड़ा बहुत डरना है, सो आई गेट इट। बट अगर तुम्हें ऐसा कुछ है जो साइकोलॉजिकली तुम्हारे को अल्टर कर सकती है, थोड़ा बहुत भी डू नॉट सी इट, डू नॉट डू इट। और कहते हैं ना कुछ जगहों पे नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ द केसेस, सो बी वेयर एंड डोंट डू इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई वुड से कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ज़्यादा थ्रिलर, मिस्ट्री, हॉरर सारा कंटेंट लाने के लिए। सो इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो है किस बारे में चाहिए, क्या वो थ्रिलर होनी चाहिए, हॉरर होनी चाहिए, मिस्ट्री होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर छोड़ो, बताओ मुझे, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है और मैं उन पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।